जम्मू कश्मीर पर प्रधानमंत्री के साथ बैठक को सभी नेताओं ने सकारात्मक बताया, लेकिन दो बातों को लेकर मतभेद भी उतरे। पहला मतभेद परिसीमन को लेकर सामने आया। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के नेताओं को भरोसा दिलाया कि जल्द ही विधानसभा चुनाव करवाए जाएंगे, लेकिन इसके लिए परिसीमन की प्रक्रिया पूरे होने का इंतजार करना होगा। मगर उमर अब्दुल्ला ने परिसीमन पर ही सवाल उठा दिए। वहीं महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर पाकिस्तान से बातचीत का मुद्दा उठाकर बता दिया कि जहाँ तक 5 अगस्त 2019 का फैसला है या जो किया गया, हम उसके साथ नहीं हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल और इमोरल तरीके से 370 को हटाया गया। ये जम्मू कश्मीर के लोगों को कबूल नहीं है। मैंने तो कहा कि डिलिमिटेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी, जबकि बाकी मुल्क में 2026 में डिलिमिटेशन होगा, तो जम्मू कश्मीर को क्यों अलहदा किया गया? ट्रेड हमारा रुक गया है, उसको चालू करने के लिए भी पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर की दिल्ली और दिलों से दूरी की ख्वाहिश जताई, लेकिन बैठक के बाद जम्मू कश्मीर के दो बड़े नेताओं की बातों से साफ हो गया कि मंजिल अभी दूर है। इस बैठक में महबूबा मुफ्ती क्या कहने वाली है, इस पर सबकी निगाहें थी। प्रधानमंत्री से मिलकर जब महबूबा बाहर आई तो उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान का जिक्र किया। चाइना के साथ बात कर रहे हैं, जहां लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जम्मू कश्मीर में लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट किया, आपने पाकिस्तान से बात की, सीज फायर कराया, बहुत अच्छी बात है। इन्फिल्ट्रेशन कम हुई, बहुत अच्छी बात है। अब अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी चाहिए। और जो ट्रेड जम्मू कश्मीर, चाहे रावलाकोट का हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद रोड का उड़ी मुजफ्फराबाद हो, जो ट्रेड हमारा रुक गया है, उसको चालू करने के लिए भी पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि उसमें काफी लोगों का रोजगार है। ऐसी ही बातें महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में भी कही थी, जिसमें पाकिस्तान से बातचीत के लिए तालिबान का हवाला दिया गया था। तब महबूबा ने कहा था कि अगर तालिबान से बात हो सकती है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं हो सकती। हालांकि महबूबा के इस बयान से फारूक अब्दुल्ला ने किनारा कर लिया था। न सिर्फ जम्मू कश्मीर या हमारे मुल्क के अंदर, बल्कि पूरे खित्ते में तो इसके बगैर कोई चारा नहीं है। क्लियर कर दिया, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। और डायलॉग की बात, हमसे डायलॉग कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं। आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे रेजोल्यूशन के लिए। जहाँ तक इंडिविजुअल का सवाल है, वो एक पार्टी की लीडर हैं, वो पार्टी की बात करती हैं, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उनका एजेंडा अपना है, मेरा एजेंडा अपना है, दोनों पार्टीज हैं और कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के इस इनिशिएटिव को किस ढंग से देखते हैं आप? मैं देखता हूँ कि एक बहुत अच्छा कदम है। हमारे यहाँ कहते हैं देर आया दुरुस्त आया, बेटर लेट देन नेवर। और अच्छा कदम उठाया कि बातचीत करने से मसले हल करने की जरूरत है। महबूबा एक बार फिर पाकिस्तान का राग बैठक में गा सकती हैं, इसकी उम्मीद सरकार को भी थी। इसीलिए गृह मंत्री की तरफ से इस मामले में सख्त और साफ संदेश दे दिया गया। अमित शाह ने बैठक में दो टूक कहा कि किसी भी बाहरी देश के साथ बातचीत नहीं की जाएगी। यानी सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि वो जम्मू कश्मीर के विकास के लिए हर संभव कोशिश तो करेगी, लेकिन अगर कोई नेता घाटी की खुशहाली में पाकिस्तान को शामिल करने का ख्वाहिशमंद है तो उसे निराशाई हाथ लगेगी। अशरफ वाणी, मौसमी सिंह, अशोक सिंघल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। अपनी कुर्सी की चिंता में जो कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब से दिल्ली तक दौड़ते हैं, उन्हीं के राज्य में उन्हीं मुख्यमंत्री के 4.5 साल पुराने वादे को याद करने निकले खिलाड़ियों को पुलिस धक्का देती है, मेडल तोड़ देती है। जरा देखिए इस रिपोर्ट को। देखो क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है। पैरों से चलने में दिक्कत, लेकिन अपने हौसले के दम पर जिन्होंने मेडल जीते, दुश्वारियां, कमजोरियां जिनके मेडल जीतने की जुनून और मादे के आगे हार गई, जिनका कभी स्वागत करके सरकार अपना खिलाड़ी प्रेम दिखाती रही
उन्हें पंजाब सरकार ने पुलिस के हाथों धक्का दिलवाया, मेडल तक तोड़वा दिए। क्यों? क्योंकि ये खिलाड़ी जो शारीरिक बाधाओं से नहीं हारे, वो पंजाब सरकार के रोजगार देने के वादे पर मिले धोखे से हारकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को मेडल लौटाने निकल पड़े। पंजाब सरकार मुर्दाबाद! पंजाब सरकार! पंजाब कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि सरकार बनते ही घर घर नौकरी दी जाएगी। सत्ता में सरकार आ भी गई, लेकिन आलम यह है कि 4.5 साल पूरे होने के बाद सड़कों पर जहां पर भी देखते हैं इस तरीके से नजारे नजर आ रहे हैं। पंजाब में कहीं भी जाइए, किसी भी शहर में जाइए, लेकिन ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें कहीं ना कहीं देखकर आप हैरान परेशान हो जाएंगे। यहाँ पर ये जो मेडलों की भरमार आपको दिखाई दे रही है, ये कोई साधारण बेरोजगार नहीं है, बल्कि ये वो लोग हैं जिन्होंने पंजाब का मान सम्मान पूरे देश और दुनिया में बढ़ाया है और दिन रात मेहनत कर इतने सारे ये मेडल्स और तमगे हासिल किए हैं। और सरकार ने इनसे वादा किया था कि इनको नौकरी दी जाएगी। आज 4.5 साल बीत गए हैं, लेकिन इनके संघर्ष की दास्तान पुरानी है। मुझे मेडल अपने वापस करने आए हैं, स्टेट अवार्ड कैप्टन सरकार को वापस करके जा रहे हैं, क्योंकि हमें कोई नौकरी नहीं दी गई, इनका हमें कोई कैश अवार्ड नहीं दिया गया। हम जो भी अपनी गेम अब तक कर रहे हैं वो अपने खर्चे पे कर रहे हैं। अब हमारे जो घर परिवार है, हमारी शादीशुदा हैं, हमारी फैमिली है, उनका गुजारा करने के लिए हमारे पास कोई नौकरी नहीं है। तो हमारी तो यही मांग है कि तर्ज के आधार पर नौकरी दे रहे हैं, हमारे पर तो मान करना चाहिए ना, हमने तो देश का नाम रोशन किया ना। पंजाब में शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं स्थायी नौकरी के लिए। पंजाब में शिक्षक खुदकुशी की कोशिश तक कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी परमानेंट नौकरी देने का वादा कैप्टन ने सत्ता में आने से पहले किया था। उसी तरह पंजाब के लिए देश विदेश में मेडल जीतने वालों से भी रोजगार का वादा था, 4.5 साल बाद भी जो अधूरा है। वादा किया था भी सारे जिन्ने पैरा खिलाड़ियों ने नौकरियां देंगे, पर सरकार ने वादा खिलाफी की है तो किसी प्लेयर को कोई नौकरी नहीं मिली। नौकरी तो बस पंजाब सरकार ने तरस खाकर कैबिनेट मंत्री गुरप्रीत कांगड़ के दामाद को एक्साइज विभाग में इंस्पेक्टर बनाकर दे दी। कांग्रेस विधायक राकेश पांडे के बेटे को नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्ति दी। प्रताप सिंह बाजवा के भाई और कांग्रेस विधायक फतेह जंग बाजवा के बेटे को पंजाब पुलिस में इंस्पेक्टर नियुक्त करके दे दी। आज तक ने जब दस्तक देकर पूछा कि अपने अपनों को रोजगार की रेवड़ी बांटते रहेंगे और जनता नौकरी के लिए प्रदर्शन करती रहेगी, तो कांग्रेस विधायक फतेह जंग बाजवा नौकरी पाने वाले अपने बेटे अर्जुन को लेकर सामने आए। आज तक की दस्तक के बाद बेटे को कृपा पर मिली सरकारी नौकरी नहीं लेने का ऐलान किया। सानू कवर किया गया इतने करोड़पति ने जी, लखा ने काके ने सो कॉल्ड है जट्टा दे, ते जदों अगर इन्ना करोड़पति सो कॉल्ड मुंडा पुलिस दी सेवा कर सकता है, ते वो एक एग्जाम्पल सेट करना नहीं है सोसाइटी ली। करोड़पति विधायक तो कृपा से मिली सरकारी नौकरी आराम से छोड़कर खुद बड़े दानवीर बन सकते हैं, लेकिन सवाल तो ऐसे खिलाड़ियों और बेरोजगारों का है जो वादे वाले धोखे पर प्रदर्शन करते हैं और पुलिस आगे कर दी जाती है। ये वो खिलाड़ी हैं जिनका कभी एयरपोर्ट पर स्वागत किया जाता था और अब यहाँ पर इनके लिए दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। ये बैरिकेडिंग कर इनको रोका जा रहा है कि ये सरकार से ना टकराएं, और सरकार ने ही इनसे वादा किया था कि जैसे ही सत्ता में आएंगे सबसे पहले इनको नौकरी देंगे, लेकिन इनको क्या दिया जा रहा है ये तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर इन खिलाड़ियों को किस तरीके से पुलिस अब गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, हिरासत में लेने की कोशिश कर रही है। जब खिलाड़ियों का मनोबल और मेडल दोनों पुलिस के हाथों तोड़ लिया, तब चंडीगढ़ से दिल्ली तक अपनी कुर्सी उत्तर प्रदेश के उन्नाव रेप केस में दोषी साबित होकर आजीवन उम्र कैद की सजा तिहाड़ में काट रहे बीजेपी के विधायक रहे कुलदीप सेंगर के करीबी को टिकट देकर बीजेपी को आखिरकार काटना पड़ा, जिसके बाद भी ये सवाल जिंदा है कि आखिर ऐसा क्या है कि अपराधियों से दूरी की बात करने वाली पार्टी को यूपी के उन्नाव में अपराधी कुलदीप सेंगर के भरोसे राजनीति का दीपक चलाना पड़ता है।
प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, मैं सबसे अनुरोध करती हूँ, भाजपा सरकार मेरे साथ है या मेरे दोषी उन्नाव कुलदीप सिंह सेंगर के साथ है, जबकि भारतीय जनता पार्टी दोषियों को टिकट बर्बाद कर दिया है। अभी भी सरकार दोषियों का साथ दे रही है। एक तरफ सरकार कहती है कि दोषियों को जेल के अंदर किया जाए, एक तरफ सरकार दोषियों को टिकट दे रही है। आज तक ने जब इस मुद्दे को उठाया और पूछा आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि जो रेप के दोषी विधायक का करीबी हो, जिस पर खुद 302 और 307 का मुकदमा दर्ज हुआ हो, उसे टिकट दिया जाता है, तो सबसे पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को जवाब देना मुश्किल हुआ। सेंगर के करीबी अरुण कुमार सिंह को जिलाध्यक्ष पद से टिकट दिया जा रहा है जिला पंचायत घर से, और काफी उसका विरोध हो रहा है। उस पर क्या कहते? पार्टी देख रही होगी। आज मैं चला आया हूँ, कल तक की सूचना नहीं थी, आज की सूचना मुझे मिली है। पार्टी नेतृत्व पर विचार कर रहा होगा। जो जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता से घबराकर विपक्ष की बहुत सोची समझी साजिश है। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से आह्वान करता हूं कि ऐसे लोगों को करारा जवाब देने के लिए कठोर निर्णय लेना चाहिए। बिहार का हाल सबसे बेहाल है। अभी मानसून की बारिश ठीक से हुई भी नहीं है और आधा बिहार पानी पानी है। नेपाल के पानी ने तो उत्तर बिहार की सूरत ही बिगाड़ दी है। ये बाढ़ में डूबते बिहार की तस्वीरें हैं। अमूमन हर साल यहाँ बाढ़ से ऐसा ही या फिर इससे भी भयंकर मंजर देखने को मिलता है। इस वक्त बिहार के कौन कौन से जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, हम बाढ़ से जूझते लोगों की व्यथा कथा सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले बिहार की एक सच्चाई से आपको रूबरू करवा देते हैं। बिहार हर साल बाढ़ का दंश झेलता है। करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग और मवेशी मरते हैं, कई लापता हो जाते हैं जिसका आज तक कुछ भी पता नहीं चला। करोड़ों रुपए की फसल जलमग्न हो जाती है। एक प्रकार से बाढ़ बिहार में सालाना त्रासदी बन चुकी है, जो हर साल आती ही है। यही कारण है कि बिहार देश का सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित इलाका है। उत्तर बिहार की लगभग 76% आबादी हर साल बाढ़ से प्रभावित होती है। देश के कुल बाढ़ प्रभावित इलाकों में 16.5% इलाका बिहार का है। बाढ़ से प्रभावित होने वाली देश की कुल आबादी में 22.1% आबादी बिहार की है। इससे बिहार में बाढ़ से होने वाली विभीषिका का अंदाजा लगाया जा सकता है। बिहार के उत्तर में नेपाल का पहाड़ी क्षेत्र है, जहां बारिश होने पर पानी नारायणी, बागमती और कोसी जैसी नदियों में जाता है।
ये नदियां बिहार से होकर गुजरती हैं। नेपाल की बाढ़ भारत में भी बाढ़ का कारण बनती है। ये बाढ़ पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार में होती है। कोसी, नारायणी, कर्नाली, राप्ती, महाकाली ये वो नदियां हैं जो नेपाल से भारत में बहती है। जब नेपाल के ऊपरी हिस्से में भारी बारिश होती है तो तराई के मैदानी भागों और निचले भूभाग में बाढ़ की स्थिति बनती है। इस दफा भी बिहार में बाढ़ की त्रासदी नेपाल के सिंधुपल चौक में बारिश और बाढ़ से मची तबाही के बाद शुरू हुई है। मध्य नेपाल की नदी में आए सैलाब से 7 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लापता हो गए। घर, मकान, झोपड़ियां तबाह हुई, वो अलहदा। अब बिहार के ताजा हालात की तरफ रुख करते हैं। नेपाल में मूसलाधार पानी बरसा और अपना रौद्र रूप दिखाने लगी बिहार के रक्सौल अनुमंडल से गुजरने वाली सिकहरना नदी। इस नदी में बाढ़ आई हुई है और इस बाढ़ ने कई पंचायतों को अपनी चपेट में ले लिया है। अब निचले इलाके में बाढ़ ने तांडव मचा रखा है। हालात ये है कि पिपराती से बेतिया जाने वाली सड़क पर बाढ़ के पानी का कब्जा है और लोगों को भयंकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे लोग बाइक से गिरते लड़खड़ाते हुए निकल रहे हैं। हम लोग जो है पानी में ही बहुत ज्यादा इस पे पानी, हम लोग जो है जांग भर पानी झेल करके हम लोग ड्यूटी करते हैं। लेकिन जो है बच्चा की जो है सुरक्षा के लिए हम लोग करते हैं जी। हम लोग का काम है जो है बच्चा को इम्यूनाइजेशन करना। रास्ते में पुल टूटा, एक पुल है टूटा हुआ है, उसमें पानी बहुत दिक्कत हो रही है, तो सभी लोगों को परेशानी हो रही है। अभी तक कोई आपको सरकारी सहायता नहीं मिला है? हमें कोई तो अभी तक सरकारी सहायता नहीं मिला है। बेतिया जाने वाली गाड़ी उसी रास्ते में थी, हो गया पानी जांग भर हिलने के जान में तकलीफ हो रहा हम लोग को। बाढ़ से बिहार के मोतिहारी का बंजारिया प्रखंड भी हलकान है। बाढ़ के चलते पूरा इलाका जैसे टापू बन चुका है। प्रखंड के आधा दर्जन से ज्यादा गांव पानी से पूरी तरह लबालब हैं। गांव वालों के लिए एकमात्र नाव ही सहारा बची है। जान जोखिम में डालकर लोग नाव की सवारी कर रहे हैं। बाढ़ का पानी लगातार सीमाएं लांघ रहा है। पूरे जिले की बात की जाए तो इसके प्रखंडों के 24 पंचायत और उसके 62 गांव पानी की त्रासदी झेल रहे हैं। सबसे दुर्भाग्यशाली प्रखंड है बंजरिया। हर साल यहाँ बाढ़ आना है। थोड़ा सा भी बारिश अगर नेपाल में अगर हुआ तो यहाँ जो है सो बारिश शुरू हो जाए, बाढ़ का कहर शुरू हो जाए। हर साल हम लोग धान बोते हैं और गन्ना बोते हैं और दोनों हम लोग का फसल बर्बाद हो जाता है। सिर्फ सरकार 6,000 रुपया देती है, उस 6,000 रुपया से कुछ होने वाला नहीं है। अभी तक ले तो कोई सरकारी फंड हम लोग के पास ना कोई सरकारी सूचना मिला है हम लोग को। हम लोग तो 6 महीना घर में रहते हैं, 6 महीना बाहर रहते हैं। जैसे मैंने कि दूसरे किराए घर में घर छोड़ना पड़ता है 6 महीना दिन तक ले। बाढ़ के चलते मोतिहारी में करीब 45,500 लोगों की आबादी बाढ़ का संकट झेल रही है। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने 5 प्रखंडों हरेराज, सुगौली, बंजरिया, संग्रामपुर और केसरिया को बाढ़ग्रस्त घोषित कर दिया है। इस प्रखंड के रास्ते तहस नहस हो चुके हैं, गांव दरिया बन चुके हैं। इन तस्वीरों को देखिए, नदी का पानी आया और पुलिया को बहा ले गया। अब गांव वाले ध्वस्त पुलिया का नजारा देख रहे हैं। इस पुल का महत्व कितना है वो इससे समझा जा सकता है कि अब गांव वालों को अपनी जरूरत के सामान लेने के लिए पूरे 10 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। सब आश्वासन दे के जाते हैं और कोई काम नहीं करते हैं। वोट के लिए यहाँ कपार में बाप बाप करते हैं, हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए, हम बना देंगे, हम बना देंगे, और पब्लिक को कोई देखने वाला नहीं। पढ़ने के लिए कैसे जाएंगे? रेल में जाएंगे तो डूबीक न जाएंगे आप पढ़ने के लिए, पढ़ाने छूटता है। आज बेगूसराय की चंद्रभागा नदी में पुल बनाने को लेकर गांव वालों ने कई बार गुहार लगाई और तो और वोट का बहिष्कार भी किया था, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ मिला नहीं और अब पुलिया ही बह गई। आज तक ब्यूरो। बाढ़ और बारिश की तबाही बिहार से सटे यूपी में भी दिखने लगी है। नदियां उफान पर है, खेत खलिहान डूबे हुए हैं, कई गांव टापू बन गए हैं। दुनिया से वहां का संपर्क पूरी तरह से खत्म हो गया है। हजारों लोग पानी के बीच ही जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। बाराबंकी से लेकर बिजनौर तक, लखीमपुर खीरी से लेकर पीलीभीत तक, महाराजगंज से सिद्धार्थनगर तक, डूबते गांव,
तैरती नावें, खेत खलिहानों में बाढ़ की घुसपैठ की तस्वीरें अभी सामने आ चुकी हैं। इस वक्त यूपी में सबसे बुरे हालात लखीमपुर खीरी जिले के हैं। यहाँ जिधर देखो पानी ही पानी है। गांव डूबे हैं, गलियां लबालब हैं, किसानों की फसलें डूब चुकी हैं, सड़कें बाढ़ के पानी से ध्वस्त हो चुकी हैं। बाढ़ की त्रासदी से उत्तर प्रदेश हर साल ऐसे ही जूझता है। आंकड़े कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 45 बाढ़ के लिहाज से संवेदनशील हैं। इसमें से 24 अति संवेदनशील, 16 संवेदनशील और 5 सामान्य हैं। तराई का पूरा इलाका और खासकर पूर्वांचल बाढ़ के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। हर साल बारिश के मौसम में नेपाल की पहाड़ियों से निकलने वाली गंडक, रोहिन, राप्ती, शारदा, सरयू, घाघरा आदि नदियां सामान्य बारिश होने पर भी खतरे के निशान को पार करती हैं। एक अनुमान के मुताबिक यूपी में बाढ़ से हर साल 432 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। यूपी में मुख्य रूप से गंगा और घाघरा नदी की वजह से बाढ़ आती है। गंगा नदी में पानी बढ़ने की वजह बारिश होती है। गंगा के पानी की वजह से बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, उन्नाव और कानपुर प्रभावित होते हैं, जबकि तराई इलाकों जैसे गोंडा, बहराइच, बाराबंकी, सीतापुर और लखीमपुर खीरी में बाढ़ की असली वजह घाघरा नदी होती है। घाघरा नदी हिमालय से निकलती है, जो नेपाल के पहाड़ी इलाकों से होते हुए भारत में दाखिल होती है। घाघरा नदी के भारत में घुसने से पहले उस पर 2 बांध हैं जो नेपाल में हैं। ये बांध है शारदा बैराज और गिरिजा बैराज। नेपाल में घाघरा का पानी यही दोनों बांध नियंत्रित करते हैं, लेकिन जब नेपाल में पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो इन दोनों बैराजों के गेट खोल दिए जाते हैं। घाघरा में बाढ़ की मुख्य वजह यही दोनों बैराज और उससे आने वाला पानी है। पहाड़ों पर जब ज्यादा बारिश होती है तो घाघरा में पानी भर जाता है। इस वक्त भी उत्तराखंड और नेपाल में हो रही लगातार बारिश के चलते बनबसा बैराज से शारदा नदी में 1,80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इसकी वजह से लखीमपुर खीरी में बाढ़ के हालात बन गए। शारदा और घाघरा नदी के निचले हिस्सों में आने वाले तमाम गांव इसी तरह बाढ़ में जलमग्न हैं। लोगों में त्राही त्राही मची है। लखीमपुर खीरी से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। मैदान में बाढ़ से तबाही तो पहाड़ों पर भारी बारिश से नदी नाले उफान पर। कब पहाड़ भरभराकर सड़क पर आ जाए कोई भरोसा नहीं। उत्तराखंड में जगह जगह पर पहाड़ दरक रहे हैं, कई रास्ते बंद पड़ गए हैं। उत्तराखंड में इस वक्त नदियां उफान पर हैं। पहाड़ टूट रहे हैं। नदी और पहाड़ सड़कों को निगल रहे हैं। उत्तराखंड में बारिश के साथ कुदरत का कहर शुरू हो चुका है। वैसे ही उत्तराखंड कई तरह की आपदाओं के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है। आंकड़े बताते हैं कि उत्तराखंड में हर साल बाढ़, बारिश और भूस्खलन से कम 64 करोड़ का नुकसान होता है। इन तस्वीरों को देखिए, ये है पहाड़ों पर होने वाली तबाही। आप देख सकते हैं कि नदी के पानी ने किस कदर कटान किया है। पूरा का पूरा रास्ता ही जैसे पानी अपने साथ बहा ले गया है। ये उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के लुमती गांव का मंजर है, जो भयावह तस्वीर दिखा रहा है। मोरी गांव के भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। आज तक के रिपोर्टर यहां पहुंचे तो पिछले साल तबाही का मलबा जो यहां आया था वो अब भी पड़ा हुआ है और लोग तबाह हुए घरबारों को छोड़कर पलायन कर चुके हैं। दुर्गम रास्तों को पार करने के बाद लुमती से मैं अब मोरी गांव पहुंचा हूं। दरअसल यहाँ जो मलबा दिखाई पड़ रहा है ये पिछले साल का मलबा है, यानी पिछले साल भी ऐसी आपदा इस इलाके में आई थी। इस बार भी जब पानी एक बार स्तर बढ़ने लगा गौरी नदी में तो पानी यहाँ तक आ गया। गांव के ज़्यादातर लोग जा चुके हैं। अब ये गांव में बहुत कुछ बचा नहीं है। जौहर सिंह और उनके साथ एक परिवार, 2 लोग यहाँ पर रहते हैं, बाकी ज़्यादातर लोग छोड़ के जा चुके हैं। लेकिन समस्या हर साल की वही है जो नदी किनारे और कटाव वाले इलाकों में रहते हैं कि विस्थापन के प्लान को लेकर के सरकार गंभीरता क्यों नहीं दिखाती, उन्हें सुरक्षित जगह क्यों नहीं भेजा जाता। जहाँ जगह दी जाती है ज़्यादातर लोग वहाँ जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो भी नदी के कटाव वाले क्षेत्र में हैं। लगातार भूमि कटाव हो रहा है, इसलिए कई सारे गांव फिलहाल खतरे में हैं। और इस बार जो सैलाब पिथौरागढ़ ने देखा है, अभी तो मानसून की महज शुरुआत है। जुलाई अगस्त का महीना बाकी है। अभी तो मानसून की पहली लहर आई है और पिथौरागढ़ की सूरत बदल चुकी है। मुंशियारी और पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला ऑल वेदर रोड पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। साथ ही लैंडस्लाइड के चलते आगे के कई गांव और सड़कों पर खतरा है।
उत्तराखंड के चमोली में भी पहाड़ भरभरा कर गिरे हैं। बारिश ने जैसे पहाड़ों का सीना चीर कर रख दिया है। जोशीमठ में मानसून की पहली बारिश ने कई पहाड़ों को ध्वस्त कर दिया, जबकि रुद्रप्रयाग में बारिश हुई तो अलकनंदा उफनने लगी, जिसके किनारे रहने वालों से घर पहले ही खाली करवा दिए गए। अलकनंदा नदी का पानी और मलबा लोगों के घरों में भी घुस गया। प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में भी नदी का मलबा भर गया। उत्तराखंड में आफतों का मौसम शुरू हो चुका है। पहाड़ों पर लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान कोई बुरा मंजर ना दिखाए। पिथौरागढ़ से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।